ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हमें बेसिक समझना पड़ेगा सो दैट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। कोई भी ऑडिट होता है तो वो कैसे होता है, सबसे पहले अपने को क्लाइंट का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, या फिर अगर पुराना क्लाइंट है तो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा एक्सेप्टेंस चाहिए। उसके बाद हमें कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जैसे बिज़नेस का नेचर समझना पड़ता है, रिस्क कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है मैनेजमेंट की, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, टीम का एक मीटिंग करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे बिज़नेस के बारे में। उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे कि भाई वो हमसे क्या चाहता है। फिर हम पूरा अपना प्लानिंग करेंगे ऑडिट का, देन उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन लास्ट में जाके रिपोर्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से चलो क्लाइंट ने हमें बोला कि क्लाइंट ने एक्सेप्टेंस दे दिया कि आप आओ और ऑडिट करो ऐसा। तो अभी अपने क्या करें, मतलब सबसे पहले हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हमें परचेज़ का ऑडिट करना है। लेट्स से एलिमेंट ले रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परचेज़ एंड अपने को उसका ऑडिट करना है, तो कैसे ऑडिट करें। तो सबसे पहले हमें उसका क्या समझना पड़ेगा, एसओपी, ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है वो समझेंगे, देन ओनली अपने उसके ऊपर ऑडिट कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उनका एक स्टाफ का मेंबर लेंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनका पूरा प्रोसेस समझेंगे। लेट्स से उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है, तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले वो रिक्वायरमेंट रेज करते हैं एंड देन उसके लिए लेट्स से माना चलो कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट थी, तो उसको क्या करा गया, वो रिक्वायरमेंट अप्रूव कर दिया उसका जो भी सीनियर बंदा था उन लोगों ने। तो अभी आपने क्या देखा कि चलो ठीक है ये काम हो रहा है, इसमें रिस्क क्या है, तो इसमें रिस्क ये है कि क्या वो मशीन ऐसा तो नहीं कि पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, कहीं ऐसा तो नहीं है वेस्टफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो आपने उनको बोला कि भाई ऐसा हुआ तो आपने फिर मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हमने कंट्रोल्स लगा के रखें, अगर आपको रिक्वेस्ट अप्रूव करानी है तो आपको लेट्स से डिपार्टमेंट के हेड से अप्रूवल लेना पड़ेगा या सीएफओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेट्स से बहुत ही बड़ा अमाउंट है तो डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ कंट्रोल्स लगा रखे। ऐसी नेक्स्ट उसके बाद क्योंकि सामान का रिक्वायरमेंट था, वो मशीन का रिक्वायरमेंट था, तो रिक्वायरमेंट कहाँ गया, स्टोर डिपार्टमेंट के पास गया। स्टोर डिपार्टमेंट में देखा कि भाई हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो मशीन पड़ी हुई है। तो अब इधर रिस्क क्या दिखी आपको इधर रिस्क दिखी कि भाई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेस परचेज़ करके रख दिया अपने पास, उससे कहीं पैसा ब्लॉक हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें फिर क्या है, फिर आप देखोगे कि अगर है तो ठीक है, वो क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, और अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, फिर वो परचेज़ डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ख़रीद लो, ऐसा स्टोर डिपार्टमेंट वाले। फिर परचेज़ डिपार्टमेंट ने देखा कि ठीक है रिक्वायरमेंट है, हमारे पास मशीन नहीं है, तो अभी लेट्स से चलो अपने को ख़रीदनी है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि भाई वो अपने किसी रिलेटेड पार्टी से ले लें, हायर प्राइस पे ले लें, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो उसके लिए क्या कंट्रोल है, उसके लिए कंट्रोल है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने अप्रूव वेंडर से ही सामान खरीद सकते हैं, या फिर वो अलग अलग जगहों से कोटेशन मंगाएंगे तो सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रोल्स लगा के रखें। ठीक है, देन उसके बाद टाइम टू टाइम पे वेंडर का वैल्यूएशन होता है, ये चीज़ समझेंगे। उसके बाद हमने कहा ठीक है चलो, फिर इसके बाद अपने एग्रीमेंट करेंगे। लेट्स से पीओ आया, ठीक है, तो उधर क्या कंट्रोल लगा सकते हैं कि भाई जो भी पीओ आएगा वो अप्रूव होना चाहिए किसी हायर अथॉरिटी से, देन ओनली अपने काम करेंगे। ठीक है, मान के चलो वेंडर जो है वो अपना क्या करेगा, मशीन को डिस्पैच करेगा, हमें वो रिसीव होगी। अब इधर क्या रिस्क हो सकता है कि भाई क्वालिटी अच्छी नहीं आई, क्वांटिटी वैसा नहीं है जैसा एग्रीमेंट के हिसाब से। तो अपने क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के नाम पे चेकिंग करा सकते हैं कि भाई सामान आया उस टाइम पे जब रिसीव हुआ तो कोई एक बंदा बैठ के वहाँ पे चेक कर रहा है, या स्टोर डिपार्टमेंट के किसी बंदे को भेज के हम दिखवा सकते हैं कि भाई जो क्वालिटी आई है वो सही है या नहीं है। तो जैसे जैसे अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम्स दिख रही है, प्रॉब्लम्स दैट इज़ रिस्क दिख रही है आपको, और उन रिस्क को रोकने के लिए आपने कुछ ना कुछ कंट्रोल लगा के रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग लिया किस चीज़ का, उधर के प्रोसेसेस का, कि भाई किस तरीके से काम होता है, वहाँ के क्या क्या रिस्क हैं, और वहाँ का क्या वो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे क्या क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं। ठीक है, और जो कंट्रोल लगाए हुए हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन है या नहीं है, सबसे पहले अपने ने ये सीखा। ठीक है, कि भाई वो जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ हुई, जो ये फर्स्ट स्टेप जो अपने करते हैं इसको अपने बोलते हैं वॉक थ्रू। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ने अंडरस्टैंडिंग लिया और देखा कि वो जो कंट्रोल है वो काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद अपने जाएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर, और सेकंड स्टेप में अपने क्या देखेंगे, सेकंड स्टेप में अपने करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि भाई जो वो कंट्रोल लग रहे हैं, ठीक है, वो ठीक से वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कंट्रोल है तो दो चीज़ें अपने को आपस में लिंक करनी पड़ेगी। जैसे अगर कंट्रोल ज़्यादा है तो रिस्क वहाँ पे कम होगा, कंट्रोल कम है तो उधर अपना रिस्क
ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेगा किस चीज़ को देखने में, डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, दो तरीके के रिस्क हैं, एक होते हैं इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। दोनों को अगर अपने मिला दिया जाए उसको बोला जाता है ओवरऑल रिस्क या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रोमम। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का टोटल इज़ नोन एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, जब आप किसी भी जगह को ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, तो वहाँ पे आपको चेक करना होता है रोमा। ठीक है, और उसमें क्या आ गया, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क अपने वही दो पार्ट में, एक है अपना वॉक थ्रू करना, दूसरा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना। रिस्क और चेकिंग के बेसिस पे अपने ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें भाई इधर का कितना ऑडिट करने की ज़रूरत है, या फिर हमें क्या बेसिस रख के हमें ऑडिट करना है, वो सारी चीज़ें। खाली रोमम के बेसिस पे अपने ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हमें क्या है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और लगाना पड़ेगा, दैट इज़ मटेरियलिटी। ठीक है, जब हमारे पास रोमम और मटेरियलिटी आ जाएगा देन वी विल मूव टू दी सेकेंड पॉइंट। ठीक है, दैट सेकेंड पॉइंट इज़ कि लेट्स से मान के चलो सामने हमें परचेज़ का ऑडिट करना था, हमारे पास सामने से परचेज़ का एक लेजर आ गया। ठीक है, क्या हम ऐसे सीधा लेके उसको अपलोड कर देंगे? नहीं, सबसे पहले अपलोड करने से पहले एक ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है एंटिटी ने उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपने IP टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी का टेस्टिंग, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आई है वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है और रेलिवेंट है। अब बाद में वो बोले कि नहीं ये गलत था या ये रह गया वो रह गया, तो फिर अपने कैसे उसका ऑडिट कर पाएंगे? तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है या नहीं। ये IP टेस्टिंग करने के बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ कि अपने जो भी डेटा है उसको अपलोड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। हम अपना रोमम बताएंगे कि हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, दैट इज़ अपने इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को ध्यान में रख के। इसके बाद अपने मटेरियलिटी का चीज़ बताएंगे कि भाई मेरे लिए कितना मटेरियलिटी है, कितनी चीज़ है। मटेरियलिटी क्या होता है वो अलग से एक ऐसे में बात की गई है। देन उसके बाद आपको ये भी बताना होता है कि आप मिनिमम इतने नंबर ऑफ सैम्पल्स को चेक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। दैट इज़ ऑप्शनल, बताना चाहते हो ठीक, नहीं बताना चाहते हो ठीक। आपने सॉफ्टवेयर को इतनी चीज़ें बताई, अब उन चीज़ों के बेसिस में सॉफ्टवेयर अपने सैम्पलिंग के जो भी रूल्स होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, इंटरनल सैम्पलिंग हुआ, वो सारा रूल्स लगा के वो क्या करेगा, आपको एक लिस्ट दे देगा। अब आपका काम क्या है, आपका काम है एज एन ऑडिटर वो लिस्ट को चेक करना कि भाई वो सारे असर्शंस को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये जो सैम्पल्स अपने लिए, इस सैम्पल को चेक करना, इसमें अपना जैसे पहले ऊपर में क्या आ रहा था, रोमम और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ रहा था, इधर में अगेन दो स्टेप आ जाते हैं। एक आ जाता है क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। जो मैंने बोला असर्शन चेक करने होते हैं, तो असर्शन क्या होते हैं, असर्शन जैसे याद करने के लिए सीबॉप पहला कंप्लीट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, ऑब्लिगेशन एंड राइट होना चाहिए या प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स पे सारे असर्शंस नहीं लगते, कुछ पे कुछ लगते हैं, कुछ पे कुछ लगते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होगा, आपको चेक करके दिया होगा, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें दी होंगी, आप बस ये कंफर्म कर रहे हो कि ये एक्चुअली में ये जो भी असर्शंस हैं ये सारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अगर बात करें असर्शन है क्या, तो असर्शन बेसिकली ऑलरेडी मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, आप उसको वेरीफाई करो वेदर वो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। जैसे अपने परचेस के लिए बात करें तो परचेस के लिए जैसे कंप्लीटनेस एक असर्शन है, तो क्या आपने उसको टेस्ट ऑफ डिटेल करके आपने चेक कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो डॉक्यूमेंट या जो लेजर प्रोवाइड किया गया है वो कंप्लीट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या कोई उसमें ट्रांजेक्शन छूट गए हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनली अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, देन अपने बात करें एग्जिस्टेंस के लिए, तो एग्जिस्टेंस तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा। अगर अपने बात करें एक्यूरेसी के लिए कि एक्यूरेसी यहाँ लग रहा है, तो हाँ, मैं भी शायद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करके कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं, टोटल वगैरह चेक करके और वो सब चीज़ें देख के कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर कितना है और जो लेजर हमारे पास आया उसमें फिगर सेम है या नहीं। ठीक है, इसके बाद जैसे राइट एंड ऑब्लिगेशन अपने को देखना हो तो अपने इनवॉइस चेक करके बोल सकते हैं कि है या नहीं। देन इस तरीके से अलग अलग असर्शंस को अपने को देखना होता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट पे वो असर्शन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अगर लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर लग रहे हैं तो क्या वो टेस्ट ऑफ डिटेल की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल से उनसे काम नहीं चल रहा, तो क्या हमें कोई दूसरे ऑडिट प्रोसीजर भी उनके ऊपर परफॉर्म करने पड़ेंगे।
जब एक बार सारे असर्शंस ऐसा देख लिए, उसके बाद सेटिस्फाई हो गए, तब ऑडिटर क्या करता है, एक बार उसको ऐसा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जाके वो दूसरे ऑडिट एरियाज़ पे फोकस करेगा। तो अभी तक में अपने ने देखा कि ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, वॉक थ्रू करेगा, पूरा अंडरस्टैंड को प्रोसेस और रिस्क और कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा और चेक करेगा कि भाई अपने जो भी कंट्रोल्स वगैरह हैं उनका टेस्टिंग वगैरह करेगा, ठीक है। उसके लिए उसको रिस्क ऑफ कंट्रोल देखना है और इनहेरेंट रिस्क देखना पड़ेगा। दोनों के बेसिस पे वो क्या डिसाइड करेगा कि भाई वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, ठीक है। ये अपना बात करता है ऐसे नंबर 315। इसके अलावा एक पॉइंट और देखना होता है, दैट इज़ मटेरियलिटी, जो अपने बात करेंगे ऐसे नंबर 320 में, ठीक है। इसके बाद अपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है अपने एंटिटी ने, कंपनी ने, वो अपने चेक करेंगे, दैट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी, उसका टेस्टिंग करेंगे और फिर उससे अपने सैम्पल्स ले लेते हैं। उन सैम्पल्स के ऊपर अपने सीवॉक परफॉर्म करें, देखेंगे कि भाई सीवॉक वाले असर्शन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, क्या हमें अदर ऑडिट प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट लगने वाला है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर अगर अदर ऑडिट प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट लगेगा तो वो अपना एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। जैसे मान के चलो, अभी अपने क्या बात कर रहे थे कि जैसे अपने डिसाइड करेंगे भाई हमें किस पे कितना देना है या किस पे कितना टाइम देना है, वैसे चीज़ें, ठीक है। मानते हैं कि जैसे कोई रह गया, कोई लेजर अपने ने नहीं देखा, जैसे परचेज वगैरह, दैट इज़ लाइक मेजर कंपोनेंट है, उसमें गलती होना वगैरह। तो मान के चलो ऐसा कोई कम रिस्क वाले एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हुआ या फिर मान के चलते हैं अपने रेंट हुआ, ऐसे वाले एरिया। तो उसके लिए आपने फिर भी ऐसा नहीं है कि उसको एकदम ही छोड़ देंगे, आपने जस्ट एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे भी जस्ट एक बार ओवरव्यू लेके कि हाँ ठीक है या नहीं है। और वहीं पे अगर हाई रिस्क वाले एरिया हैं तो उसके लिए अपने प्रॉपर टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म करेंगे उनके ऊपर, एज वेल एज उनके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म किए जाएंगे। अपने ने ये सब किया क्यों, ताकि अपने ये डिसाइड कर पाएँ कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट कितना रखना है हमें सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के लिए, ठीक है। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट अपने क्या रखें, और एज वेल एज अपने मटेरियलिटी को भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके साथ ही साथ। अच्छा, अपने बात कर रहे हैं जैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में 2 रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क इसके ऊपर बेस्ड करती है कि जैसे उनका प्रीवियस रिजल्ट आया था तो कैसा आया था, मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है, ट्रांजेक्शन्स क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क सेम वॉक थ्रू से अपने चेक करेंगे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे अपने डिसाइड करेंगे कि कंट्रोल रिस्क कैसा है, एंड देन मटेरियलिटी अपने उसमें ऐड कर देंगे। ये चीज़ें देखने के बाद वी विल स्टार्ट दी अपना एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर। देन अपने सारे असर्शंस लगा के एक आइटम्स को चेक करते हैं, एंड देन फिर अपने देखते हैं कि भाई वो कितने जो भी कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, एंड देन वी विल फाइनली डिसाइड, जो सैम्पल्स पे अपने लगाए ना असर्शन, उसके बेसिस पे फिर विल फाइनली डिसाइड कि भाई हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, कितनी ज़्यादा रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, क्या है, ठीक है। अगर मान के चलो कि कभी एक कोई कंट्रोल फेल हो जाता है तो क्या हम ये बोल देंगे कि भाई क्योंकि ये कंट्रोल फेल हो गया तो हाई रिस्क है? नहीं, हम चेक करेंगे कि भाई कोई दूसरा कंट्रोल एग्जिस्ट करता है क्या, जिससे क्योंकि पहला कंट्रोल काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे कोई दूसरा कंट्रोल हो जो सेम उस रिस्क को मिटिगेट करने के काम आ जाए, ठीक है। इसको बोला जाता है कंपनसेटिंग कंट्रोल, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एग्जिस्ट करता था वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, तो अपने बोलेंगे कि वहाँ पे रिस्क हाई है, और उसके बेसिस पे अपने डिसाइड करेंगे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट किसी पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर का, ठीक है। यहाँ तक में जो हुआ दैट इज़ अपना कंट्रोल टेस्टिंग। इसके बाद बात करते हैं मटेरियलिटी की। तो मटेरियलिटी अपने को कब कब देखना होता है, तो 2 स्टेज पे देखना है। एक तो प्लानिंग स्टेज पे। प्लानिंग स्टेज पे क्यों देखते हैं, क्योंकि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को डिसाइड करने के लिए अपने को रोमम तो चाहिए ही चाहिए था, इसके साथ अपने को मटेरियलिटी भी चाहिए था। तो अपने प्लानिंग स्टेज में देखेंगे, एज वेल एज एग्जीक्यूशन स्टेज में भी देखेंगे। एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके हम दोबारा से रीअसेस करते हैं कि जो हमने मटेरियलिटी निकाली है वो सही है या नहीं। रीअसेस करने की क्या ज़रूरत है, तो मे बी ऐसा हो सकता है ना कि हमने प्लानिंग करा हो, उस टाइम पे सिचुएशन अलग हो, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें कुछ नई चीज़ें पता चली हो। क्योंकि वो नई चीज़ें पता चली है तो उससे ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ मिस स्टेटमेंट आ रहा है या कुछ ऐसा अपने को कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, तो उसके कारण हमारा मटेरियलिटी चेंज हो सकता है। ओके, तो जो अगर अपने मटेरियलिटी को रीअसेस करें तो क्या हमें रोमम को भी रीअसेस करना पड़ेगा, तो हाँ हमें वो भी रीअसेस करना पड़ेगा। तो रीअसेसमेंट करने से अगर मटेरियलिटी चेंज होती है, लेट्स से मीडियम से हाई पे चली गई, तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि मटेरियलिटी चेंज हुई है और मटेरियलिटी के बेसिस पे अपने ने सैंपल निकाले थे तो सैंपल भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि सैंपल चेंज हो रहे हैं तो शायद नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है वो भी चेंज हो जाए और वो भी हमें दोबारा से डिसाइड करना पड़े।
लेट्स से हमने प्लानिंग के स्टेज पे डिसाइड करा कि इतना मटेरियलिटी रहेगा। अब अपने चेकिंग करने जा रहे हैं और उस टाइम पे हमें कुछ मिस स्टेटमेंट मिल रहा है। अब वो मिस स्टेटमेंट को कंसिडर करना है या इग्नोर करना है, ठीक है। ये चीज़ वो जो कंसिडर कब करेंगे, अगर वो मटेरियल होगा तो वो मटेरियल रखते हुए कंसिडर करें मिस स्टेटमेंट को, या वो मिस स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं। ये बात भी कौन करता है, ये बात भी अपना ऐसे नंबर 320 करता है। अगर मिस स्टेटमेंट आता है आपने कंसिडर करें तो उसके साथ डील कैसे करना है, तो वो बात करता है अपना ऐसे नंबर 450 कि भाई जो मिस स्टेटमेंट आया उसके लिए कैसे डील करें। पर अभी मटेरियलिटी के टाइम पे उसको कंसिडर करें या नहीं करें वो बात करेगा ऐसे नंबर 320, ठीक है। मटेरियलिटी क्या होता है, तो कुछ नहीं है, एक ऐसा एक नंबर है जिससे क्या होता है यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं उनका डिसीजन चेंज हो सकता है, वो एक मटेरियल अमाउंट हो गया, ठीक है। उस नंबर पे पहुंचने के लिए, अपने मटेरियलिटी वाले नंबर पे पहुंचने के लिए हमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शंस देखने पड़ते हैं, जैसे रेवेन्यू हुआ, परचेज हुआ, फिक्स असेट हुआ। वो सब देख के अपने डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा मटेरियलिटी का लेवल रहेगा, ठीक है। इसमें अपना खुद का जजमेंट भी लगता है ये, क्योंकि इसमें जजमेंट लग रहा है तो ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। जैसे मान के चलो रेवेन्यू का फिगर है 100 CR, ठीक है। वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैप्शन ही हो गया, एंड प्रॉफिट का फिगर गिवन है 10 CR। और लेट्स से अपने ऐसा बोल रहे हैं कि मटेरियलिटी हमें लेट्स से 5% रखना है, 7% रखना है, तो क्या अपने दोनों पे सेम परसेंटेज लगा देंगे? नहीं ना, वी विल देखेंगे कि भाई रेवेन्यू का फिगर बहुत बड़ा है तो मटेरियलिटी का परसेंटेज कम होगा, पर प्रॉफिट का फिगर जो है वो छोटा है तो उसके हिसाब से मटेरियलिटी का परसेंटेज अलग होगा। तो अपने जो भी कैप्शंस दिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो भी ऐसे फिगर्स दिए हैं जैसे रेवेन्यू, परचेज, उसके ऊपर अपने एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, मटेरियलिटी आ जाता है। और ये जो मटेरियलिटी होता है ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल वाला मटेरियलिटी। ये पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके अपने ने कंसिडर किया, तो इसको ओवरऑल मटेरियलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेन मटेरियलिटी हो गया। देन इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर आइटम्स को चेक करने के लिए एक दूसरा मटेरियलिटी निकालते हैं, जिसको अपने बोलते हैं परफॉर्मेंस लेवल मटेरियलिटी। जो हमारा मटेरियलिटी आया लेट्स से 10% आया, तो अभी हम 10% का भी एक परसेंटेज करेंगे। लेट्स से मैंने बोला 90% होना चाहिए मेरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जितना मटेरियलिटी आया उसका। तो जो 10% आया उसका अपने 90% करके जो 9% आया वो हम 9% का फिगर पकड़ेंगे एज अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो अपने असर्शन लेवल पे या फिर अपने अकाउंट लेवल पे चेक करने के लिए अपने यूज़ करते हैं। ये सारे अकाउंट्स के लिए सेम भी रख सकते हो और आप सारे अकाउंट्स के लिए अलग अलग भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा होगा तो आपका मटेरियलिटी का लेवल कम होगा। मटेरियलिटी लेवल क्यों? क्योंकि एक फिगर बता रहा है, तो जितना ज़्यादा रिस्क है उतने छोटे फिगर से आप चेक करना चालू करोगे, और जितना रिस्क कम है उतना मटेरियलिटी का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर हम एकदम जो मटेरियलिटी का लेवल आया उसी को लेके अपने काम करना चालू कर देंगे तो मतलब क्या, हम एकदम पार पे काम कर रहे हैं। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि हम एक मटेरियलिटी से छोटा कोई नंबर लें, सो दैट हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियलिटी आया 10 करोड़ और हम ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखेंगे 80%, तो हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितना आ गया, 8 CR। तो हम जितनी भी चेकिंग करेंगे या जो भी सारा काम करेंगे वो हम किस फिगर को लेके काम करेंगे, तो वो करेंगे हम 8 CR वाले फिगर को लेके काम, जिसको बोला जाएगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मटेरियलिटी को लेके काम नहीं कर सकते या खाली उस पर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं कर सकते हैं, पर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस और कैसा एंटिटी है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने को डिसाइड करना होता है कि भाई हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितना रहेगा। अब चाहें तो खाली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, सिंगल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल के हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसी बेसिस पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या अलग अलग सिचुएशन है तो उस बेसिस पे हमें हर अकाउंट के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी कभी कभी निकालना रहता है। क्या हम सिंगल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कोई बेंचमार्क बना के सारे अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अलग अलग लेजर में अलग अलग लेवल का रिस्क होता है। जैसे रेवेन्यू है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, और डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसमें रिस्क कम होगा। तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे हमें चेकिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उधर मटेरियलिटी जो होगी वो कम फिगर का रखेंगे। जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे हमें ज़्यादा उतना फोकस चेकिंग नहीं करना पड़ेगा, तो उधर हम मटेरियलिटी ज़्यादा रखेंगे। वैसा तो बेटर है अकाउंट वाइज मटेरियलिटी रखें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके अपने को देखना होता है कि कौन कौन से अकाउंट जो हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट अकाउंट है। सिग्निफिकेंट अकाउंट मतलब देखो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कितने सारे अकाउंट होते हैं, जैसे रेवेन्यू हुआ, परचेज हुआ, कैश हुआ, बैंक हुआ, पावर हुआ, लेट्स से रेंट है, स्टाफ वेलफेयर है, शेयर कैपिटल है। क्या हमें सारी ही अकाउंट्स पे बराबर फोकस के साथ चेकिंग करना होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ में हमें करना भी होता है, कुछ में हमें नहीं भी करना होता है।
मान के चलो मैंने देखा, मेरे को लगता है रेवेन्यू मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट है, मेरे को परचेस लगा मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट है, मुझे कैशबैक बैंक लेट से मैंने मटेरियलिटी का लेवल सेट करके रखा है 7 करोड़ और मेरा कैश बैंक का फिगर है वो दिख रहा है 5 CR। तो अगर मैं ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने जाऊँ तो मुझे मटेरियल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर खाली फिगर के बेसिस पे मैं चेक करने जाऊँ तो फिर लेट्स से मान के चलो कि पावर है, पावर का खर्चा ज़्यादा था तो वो मुझे सिग्निफिकेंट अकाउंट को आइडेंटिफाई करने जाऊँगी, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो मैं उसको बोल दूँगी कि भाई सिग्निफिकेंट अकाउंट है। तो हमें ऐसे खाली क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात नहीं करनी, हमें वो पर्टिकुलर जो लेजर है उस लेजर का में कितना रिस्क का नेचर इन्वॉल्व है हमें वो भी देखना पड़ेगा। उस बेसिस पे अपने डिसाइड करेंगे कि हमें कितना ऑडिट करना है या कितना चेकिंग करना है। आफ्टर चेकिंग अपने को लगता है कि कोई चीज़ जो कोई मिसस्टेटमेंट निकला वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये वाली बात भी कहाँ पे की गई है, तो ये वाली बात भी ऐसे 320 में की गई है कि अपने यहाँ पे थर्ड मटेरियलिटी आती है, दैट इज़ AMPT, ऑडिट पोस्टिंग मिसस्टेटमेंट थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है, या ये पहले है क्या, तो ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो जनरली 3 to 5% के बीच में रहता है मटेरियलिटी का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि अपने लेट से चेक कर रहे हैं, ठीक है, और हमने मटेरियलिटी सेट करके रखा 10 CR और हमारा जो AMPT हमने रखा लेट से 5%, तो वो कितना हो गया 50 लाख रुपीज़। तो अगर हमारा जो कोई भी मिसस्टेटमेंट आएगा जो 50 लाख रुपीज़ के आसपास रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मटेरियल कंसिडर करते हुए हम उसका भी फिर चेकिंग वगैरह करेंगे प्रॉपर, ठीक है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो इन शॉर्ट 3 मटेरियलिटी हो गई। एक नॉर्मल मटेरियलिटी जो ओवरऑल बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करिए उसको चेक करने में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो हमें लेजर वाइज चेक करना है या फिर सिग्निफिकेंट अकाउंट को डिसाइड करना है वो उस चीज़ उस टाइम पे अपने यूज़ करेंगे, दैट इज़ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एंड देन थर्ड आ गया AMPT जो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कोई मिसस्टेटमेंट निकला तो वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। लेट्स से अपने रेवेन्यू को चेक कर रहे हैं, ठीक है, और ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि कोई मिसस्टेटमेंट है 10 लाख का, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसका रीज़न ढूंढने का कोशिश करोगे। अब मान के चलो कोई जनरल रीज़न है और जो डिफरेंस है वो भी AMT से कम है, तो अपने क्या करेंगे कि उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको ऐसा लगता है कि इसका नेचर क्या है, फ्रॉड का है, या इसका जो एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट आ सकता है ना वो AMPT से ज़्यादा आ सकता है, तो अभी आप क्या करोगे, तो फिर आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई मैनेजमेंट देखो ये मिसस्टेटमेंट है, इसको ठीक करो। अब मान के चलो आपने 4 मिसस्टेटमेंट ढूंढ के दिए एंड मैनेजमेंट उसमें से 2 तो मान लेता है कि हाँ 2 तो मिसस्टेटमेंट है और वो उनको गलत से सही भी कर देते हैं, या जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो कर भी देते हैं। पर जो मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह गए, जो गलत रह गए, उनका क्या करने का, तो वो हम क्या करते हैं उनको, अब मैनेजमेंट मान भी नहीं रहा तो उनको क्या करने का कि अपने वर्क पेपर्स में लिखते हैं कि भाई, जिसको अपने बोलते हैं समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस, कि भाई ये डिफरेंसेस आ रहे हैं ऑडिट के टाइम पे, ठीक है, जितने भी लेजर्स हैं उनके जितने भी ट्रांजेक्शन्स पे ऐसा हो रहा है वो, और उसको अपने साइन करवा लेते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कि भाई ये मिसस्टेटमेंट हमारे हिसाब से हैं पर आपके हिसाब से नहीं है। एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो क्या हो गया, रिटन रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने साइन करा लिया तो क्या हम नॉर्मल जो ओपिनियन है वैसा अपने दे देंगे, तो नहीं, उस टाइम पे भी आपने क्या करेंगे, अपने मॉडिफाई करेंगे अपने ओपिनियन को, या तो क्वालिफाई ओपिनियन देंगे या एडवर्स ओपिनियन देंगे, क्योंकि मेरे लिए तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही था ना, मैनेजमेंट के लिए हो चाहे नहीं हो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और नेचर ऑफ लेजर को ध्यान में देख के हमने दिया कि भाई उस लेजर को हमें कितना चेक करना है या नहीं करना है। फिर जब लेजर चेक कर रहे थे तो कोई मिसस्टेटमेंट निकला तो उस टाइम पे हमने AMPT लगाया और ये डिसाइड किया कि भाई वो जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर TCWG के साथ बात की, अगर वो मान गए बहुत बढ़िया, नहीं माने तो फिर अपने क्या करेंगे, वर्क पेपर पे और समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस बनाकर उसमें उनसे अपने साइन करवा लेंगे, ठीक है। और जो लेजर हमारे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे आए, जो हमने उतने ऐसे पूरे कंसिडरेशन पूरे फ्लो में नहीं लिए, उनका अपने एक बार ऐसे छोड़ नहीं देंगे, उनका भी एक बार ओवरव्यू लगा के ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के अपने उनको भी चेक कर लेंगे। अगर आप अपने प्रॉपर बुक से पढ़ने जाएँ ऐसे नंबर 320, तो वो क्या बात करता है, मटेरियलिटी प्लानिंग के टाइम पे एज वेल एज परफॉर्मिंग के टाइम पे एंड ऑडिट। तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, तो परफॉर्मिंग मतलब जो अपने ने बोला ना एग्जीक्यूशन स्टेज पे अपने रीअसेस करते हैं, तो वही, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बारे में डील करता है, तो ये डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मटेरियलिटी को लगाने में, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी लगाने में, कब या जब तो वो प्लानिंग कर रहा होगा या फिर वो परफॉर्म कर रहा होगा ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बताता है ऐसे कि भाई आपको
मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है वो। ऐसे 450 बताता है कि अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसको अपने कैसे चेक करेंगे या उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, और कोई मिसस्टेटमेंट आ रहा है तो वो मटेरियल है या नहीं है, ये इतना बताता है खाली, इसका स्कोप इतना है। ठीक है, अगर हम मटेरियलिटी की बात करें द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, मतलब कॉन्टेक्स्ट को ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपने बात करने जाए तो मटेरियलिटी क्या है। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इंडेक्स के टाइम पे भी अपने मटेरियलिटी तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी अपने पढ़ते हैं, वहाँ पे भी अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला गया है, वहाँ पे मटेरियलिटी बताया पर दूसरे टर्म्स में बताया। जैसे उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, मिसस्टेटमेंट है या कोई ओमिशन हो गया जो उनको इंडिविजुअल या फिर एग्रीगेट ऐसे लगते हैं कि जिससे किसी यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है। ठीक है, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेगा। ठीक है, या और जो मटेरियलिटी है वो एक जजमेंट है कि जो अपने किस पे लेते हैं, वो अपने लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे। और जो भी अपने मटेरियलिटी ध्यान में रखते हैं या जो भी जजमेंट अपने लेते हैं वो अपने कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो सब सारे यूज़र्स के लिए हो, कॉमन यूज़र्स के लिए हो, उसको ध्यान में रख के अपने लेते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक एक पर्सन पे फोकस नहीं है, सीधा सा इतना बोला हुआ है। तो 3 पॉइंट क्या क्या हो गए, पहला कि भाई जो इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करेगा, दूसरा जो जजमेंट बेसिस पे और वो साइज और नेचर पे देखना है अपने को मिसस्टेटमेंट का, और उसके बाद अपने को जो भी लेना है जजमेंट्स वगैरह वो अपने को एज अ कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉर्मल यूज़र के वो कंसिडर करते हुए लेना है। ठीक है, अगर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से डिस्कशन नहीं होता तो अपने मटेरियलिटी को क्या मानते हैं, तो ऊपर में जो बोला गया है वो मान लेते हैं। ठीक है, मटेरियलिटी को डिसाइड करते टाइम जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, अपना पर्सनल जजमेंट लगाएगा, और एज वेल एज जो सामने वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं, मतलब जो उसके यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो लोग क्या चाह रहे हैं वो भी ध्यान में रख के वो मटेरियलिटी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जब अपने ये देख रहे होते हैं ना मटेरियलिटी, तो अपने ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो सामने वाले इंसान है उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज होगा, मतलब उनको पढ़ना आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं, वो सारे मटेरियलिटी के बेस पे किए जाते हैं, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जैसे अपने प्रोविज़न बनाया, एम्प्लॉय बेनिफिट चीज़ें, बेनिफिट लाइबिलिटी बनाई, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद जो यूज़र है उसके ऊपर एक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया कि ये वही प्लानिंग, परफॉर्मिंग और इवेल्युएटिंग कि भाई जो भी मिस स्टेटमेंट निकले वो मटेरियल है या नहीं, उसके लिए अपने लेते हैं। और मटेरियलिटी के जजमेंट, जो भी जजमेंट लेगा अपना वो ऑडिटर, उसको ध्यान में रख के वो ये डिसाइड करेगा कि भाई उसको कितना नेचर टाइमिंग ऑफ एक्सटेंड रखना है रैप का, कितना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड रखना है फैप का, और उसके बेसिस पे फिर वो डिसाइड करेगा कि उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना होगा। ठीक है, रोमा, तो ये तीनों चीज़ें अपने इसके बेसिस पे डिसाइड होंगी। डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात की गई है, जो अमाउंट होता है जो कि मटेरियलिटी से कम होता है। पूरे मटेरियलिटी क्या था, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए था। ठीक है, अपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों रखते हैं, ताकि और जो भी रिस्क है या जो भी मिसस्टेटमेंट है उसको और अपने कम कर सकें, इसके लिए अपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को निकालते हैं। ठीक है, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना या फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना ऑडिट के टाइम पे वो कैसे करेंगे अपने, जब अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो ऑडिटर क्या करता है, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फर्स्ट अपना जो पढ़ा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाला मटेरियलिटी होता है वो, अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे आइटम है फॉर विच जो मिसस्टेटमेंट है, जो हमें ऐसा लगता है कि जो भले ही जो मटेरियलिटी का लेवल है उससे नीचे है, भले ही परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का हमने एक फिगर सेट करा था, लेट्स से 8 करोड़ वाला फिगर सेट किया और वो उससे नीचे आ रहे हैं, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि उनका नेचर ऐसा है कि जिससे इफेक्ट पड़ सकता है सामने वाले यूज़र के डिसीजन में, या जहाँ से पूरे अपने ऑडिट के प्रोसीजर पे फ़र्क पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीगल एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस भले ही 5 लाख का हुआ और 10 लाख का हुआ, पर उसका इफेक्ट ऐसा हो सकता है या उसके कारण अपने प्रोविजंस वगैरह अपने डिसाइड कर पाएंगे कि भाई लीगल एक्सपेंस इतना हुआ तो ये किस चीज़ का केस चल रहा है या क्या चल रहा है, अपने हारने के चांसेस कितने हैं, तो उस बेसिस पे अपने प्रोविजंस वगैरह बनाएंगे। तो भले ही उसका लेवल जो है वो कम है मटेरियलिटी से, पर फिर भी हम वो पर्टिकुलर आइटम को कंसिडर करेंगे क्योंकि उससे सामने वाले का डिसीजन चेंज हो सकता है। ऑडिटर डिटरमाइन करता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ताकि वो असेस कर सके कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड कर पाए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। ठीक है, अपने कुछ चीज़ों को बेंचमार्क बनाते हैं जब अपने को मटेरियलिटी को कैलकुलेट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए। देखो, अपने को मटेरियलिटी चाहिए
तो हमें क्या करना है, अपना एक प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है। एक अपने परसेंटेज होते हैं, वो परसेंटेज लगा के आते हैं अपने बेंचमार्क के ऊपर। अब बेंचमार्क जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने ने एग्जांपल लिया था अभी कि रेवेन्यू है, ठीक है, 10 CR का, 100 CR का, या फिर अपना प्रॉफिट है 10 CR का, तो अपने परसेंटेज लगाने चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड बोला ना रेवेन्यू या प्रॉफिट, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे लिए क्या है, वो बेंचमार्क है। तो जो बेंचमार्क लगाएंगे वो हम किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के लगाएंगे कि भाई क्या क्या एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, जो हमारे यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका फोकस किस चीज़ पे रहता है। जैसे प्रॉफिट पे फोकस आता है तो अपने प्रॉफिट को बेंचमार्क बना सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी कैसा है, मतलब अगर नया नया बिजनेस खोला है तो उसमें तो अपने प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं रख सकते, ठीक है। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, या फिर उसका लाइफ साइकिल क्या है अभी अपने इंडस्ट्री का, या उसको उसमें डेट इक्विटी का रेशियो क्या है, तो वो चीज़ों को ध्यान में रख के अपने डिसाइड करते हैं। या फिर हम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का कोई बेंचमार्क है तो वो अपने नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के अपने मटेरियलिटी का बेंचमार्क चूज़ करते हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे ऑडिट अपना प्रोग्रेस करता है, अपने को मटेरियलिटी को रिवाइज करना होता है। तो ऑडिटर रिवाइज करेगा मटेरियलिटी को एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, एज वेल एज अपना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को। जैसे ही उसको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो उसको स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं पता था या उससे कुछ अलग मिलता है, ठीक है। अब मान के चलो उसको ऑडिटर ने पूरा चेक किया, फिर उसको ऐसा लगता है कि उसको लोअर मटेरियलिटी रखनी चाहिए थी। क्योंकि मटेरियलिटी चेंज हो रही है तो उसके कारण उसको फिर ये चेक करना पड़ेगा क्या इससे उसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज हो रहा है, क्या उससे उनको उनका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज करना पड़ेगा, और वो चीज़ें वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये पूरा बात करता है अपना ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट।